प्यारे दोस्तों, ये कहानी समुद्र के बीच में एक टापू पर एक अमेरिकी सैनिक के साथ फंसी एक ऐसी लड़की की है जिसने दुनिया की चकाचौंध और ब्याह शादी को छोड़कर नन बनने का फैसला कर लिया था। उस सैनिक ने उसके साथ जो किया, आइए जानते हैं। ये कहानी उस जमाने की है जब और जापान की जंग चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। ऐसे ही एक जंग लड़ता हुआ फौजी रास्ता भटक कर एक आइलैंड यानी समंदर में एक छोटे से टापू पर जा पहुंचा, जहां पहले से ही एक खूबसूरत नन मौजूद थी। नन उस ईसाई लड़की या औरत को कहते हैं जो अपनी सारी जिंदगी खुदा की बंदगी में लगा देती है, दुनिया की तमाम ख्वाहिशों से दूर रहकर इबादत को ही अपनी जिंदगी बना लेती है। जो कोई आम ईसाई लड़की नहीं थी, बल्कि खुद को खुदा की राह में समर्पित कर चुकी एक नन थी, यानी वो लड़की जिसने दुनिया के सारे ब्याह शादी छोड़कर अपनी जिंदगी को चर्च में सेवा और इबादत में लगा दिया था। अब ऐसे हालात में ये दोनों उस वीराने में कैसे अपनी जान बचाकर जिंदा रहते हैं, यही किस्सा आगे की कहानी में खुलकर सामने आएगा। माइकल नाम का वो फौजी जो कई दिन से एक छोटी सी बोट में समंदर के थपेड़े झेलता हुआ बैठा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे जान बस सांसों से जुड़ी हो। बदन सूखा पड़ा था, होंठ फटे हुए, फिर भी उसमें जीने की उम्मीद बाकी थी। उसे भरोसा था कि शायद कहीं कोई किनारा मिलेगा, कोई जगह जहां खुदा उसे राहत देगा। और इसी आस में वो इस बोट में न जाने कितने दिन से पड़ा हुआ था। लेकिन आज कई दिन बाद पहली बार उसे दूर कहीं समंदर के पार जमीन की झलक दिखाई दी, जैसे खुदा ने थकी हुई आंखों को एक नई उम्मीद दे दी हो। माइकल की रगों में जैसे फिर से जान आ गई हो। वो फौरन बोट को उसी तरफ मोड़ देता है, लेकिन दिल के कोने में एक डर भी था कि कहीं ये दुश्मन का जाल ना हो। इसीलिए बड़ी ही समझदारी से बिना आवाज किए वो अपनी बोट को धीरे धीरे किनारे पर लगाता है और पांव दबा के आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक पुराने से चर्च पर पड़ती है। अब माइकल हैरान रह गया कि एक ऐसा वीरान टापू जहां कोई इंसान जानवर तक नजर नहीं आता था, वहां ये चर्च कैसे खड़ा हो सकता है। खैर, अब माइकल जब उस पुराने से चर्च के पास पहुंचा तो देखा कि अंदर से एक खूबसूरत लड़की गुलाबी रंग बाहर निकली, जो उसे सामने खड़ा देखकर जैसे कांप गई। चेहरे पर डर ऐसा कि जैसे सामने मौत खड़ी हो। वो घबरा कर माफी मांगने लगी। उसे लगा कि शायद ये कोई दुश्मन है जो उसे उठाकर ले जाएगा। लेकिन माइकल उसे धीरे से कहता है, डरो मत, मैं जापानी नहीं हूं, मैं भी तेरे जैसा ही एक इंसान हूं। उसके इतना कहते ही वो लड़की थोड़ा शांत हो गई और माइकल से कहा, अंदर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। माइकल जब अंदर जाता है तो उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस देखकर आगे बढ़ गया। तभी वो लड़की खुद ही धीरे से बोली, मेरा नाम एलिस है, मैं एक नन हूं जो खुदा की राह देखने के लिए अपने लोगों के साथ यहां इस टापू पर आई थी। हम यहां अच्छे काम के इरादे से आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि इस वीरान सी जगह पर भी दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं। हमारी यही भूल भारी पड़ गई और जापानी सैनिक हम सबको पकड़कर बंदी बना ले गए। जब फादर जॉन को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने लोगों के पास वापस पहुंचने की जिद पर अड़ गए, लेकिन उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो अकेले सफर करने लायक नहीं बचे थे। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि मैं भी उनके साथ चलूंगी। मगर जब तक हम इस टापू तक पहुंचे तब तक दुश्मन हमारे सारे लोगों को यहां से उठा चुके थे। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। कुछ लोगों की माने तो उनका अंजाम बहुत ही दर्दनाक हुआ, क्योंकि उन्होंने सारी सिस्टर को बेच दिया और कुछ को तो मार दिया। जब फादर को इन सब चीजों के बारे में पता चला तो वो खुद को संभाल नहीं पाए और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। वो उस कब्र की ओर इशारा करके बताती है कि मैंने ही उन्हें वहां पर खुद अपने हाथों से दफनाया है। तब से मैं यहां पर अकेले रहती हूं और मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आया। उन सबको लगता है कि मैं भी मारी गई हूं। इसके बाद माइकल उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि मैं एक अमेरिकन फौजी हूं। उनके जहाज पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया और मुझे एक बोट भी मिल गई, जिसकी वजह से मैं आज यहां पर आपके सामने बैठा हुआ हूं, वो भी जिंदा हालत में। लेकिन बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। किसी को भी किसी की जान की परवाह नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि तुम कैसे खुद को इतने दिन से टापू पर जिंदा रख पाई हो। एलिस हंसने लगी पर कुछ जवाब नहीं देती। अब कुछ देर बाद वो दोनों
कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। इसमें माइकल ने उसकी मदद की और एक पेड़ पर चढ़कर वहां से कुछ नारियल तोड़े और फिर उसने उन नारियल को एलिस के हाथों में थमा दिया। एलिस उसे देखकर मुस्कुराने लगी। इसी दौरान माइकल की नजर वहां मौजूद एक गुफा पर भी पड़ी, लेकिन वो सोचता है कि इस वक्त उसके पास ताकत नहीं। वो उस गुफा में किसी और दिन जाएगा, फिलहाल उसे कुछ भरपेट खाना चाहिए। तभी उसकी नजर समुंदर में तैर रही एक कछुए पर पड़ी, जिसे देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया और फौरन अपनी छोटी सी बोट पर चढ़ गया और एलिस को भी साथ बैठने के लिए कहा। अब दोनों ही उस कछुए के पीछे समुंदर की लहरों में आगे बढ़ने लगे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि माइकल का लहरों के बीच संतुलन बिगड़ गया था और वो पूरा का पूरा पानी में जा गिरता। मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और बहुत मशक्कत के बाद उस कछुए को आखिर अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर वे दोनों मिलकर उसको बनाकर खाते हैं। खाने के वक्त माइकल उसे बताता है कि मैं करीब 300 मील का सफर इस छोटी सी बोट में तय कर चुका हूं, लेकिन इतने लंबे सफर में उसे कभी भी डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि यह जंग जल्द ही खत्म होने वाली है। वो एलिस को यह भी बताता है कि वो एक ऐसा लड़का है जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और 14 बरस तक एक अनाथालय में पलता रहा। मगर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ठान लिया था कि वो यूं ही नहीं जिएगा, अपने मुल्क के लिए कुछ करूंगा, और इसी वजह से मैंने फौज में भर्ती होने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ एलिस भी आहिस्ता से कहती है कि उसकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। मैं भी एक ऐसी ही लड़की हूं जिसने बचपन से ही अकेलापन झेला है, लेकिन मुझे हमेशा से बस उस ताकत के करीब होना था जिसे लोग खुदा कहते हैं। इसीलिए उसने दुनिया की भीड़ भाड़ और चकाचौंध को छोड़कर नन बनना ही सही समझा, ताकि वो खुद को और दूसरों को एक सच्चे रास्ते पर ले जा सके। उसे इस काम से एक अजीब सी तसल्ली और सुकून मिलता है। वहीं माइकल जब उसकी ये बातें सुन रहा था तो आहिस्ता से उससे थोड़ी छेड़खानी की कोशिश करता है, यानी कि उसके साथ थोड़ा दिल लगाने जैसा इशारा करता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या गॉड ने तुम्हें इसी टापू के लिए बनाया था या फिर मुझे इम्तिहान में डालने के लिए? और फिर हल्के से उसका दुपट्टा संभालने में मदद करने के बहाने थोड़ा करीब आ गया। मगर एलिस ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ खुद को पीछे करते हुए कहा, माइकल, ये जगह इबादत की है, इश्क की नहीं। माइकल ने मुस्कुराकर और थोड़ा झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से पूछा, तो फिर एलिस बताओ ना, इश्क की जगह कौन सी है? क्या तुम्हारे दिल तक वहां जाने के लिए भी ऐसे ही किसी तूफान से गुजरना पड़ेगा, या फिर तुम्हारे दिल का दरवाजा वैसे ही हमेशा बंद रहेगा जैसे इस चर्च का पिछला दरवाजा, जहां कोई झांक भी नहीं सकता? एलिस ने कहा, इश्क की जगह कोई एक कोना नहीं होता माइकल, वो तो उस सलीब के नीचे भी पल सकता है जहां सिर्फ दर्द लिखा होता है। पर मैं उस राह की मुसाफिर नहीं हूं जो किसी की मोहब्बत की पकड़ बन जाए। मुझे तो बस अपने रब की इबादत में ही सुकून मिलता है। इसीलिए तू मेरे दिल की खिड़की खटखटाना छोड़ दे, ये तो कब से सिर्फ दुआओं के लिए खुलती है। और एलिस ने उसे मुस्कुराकर नजरअंदाज कर दिया और फिर वो दोनों एक साथ बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर ऊपर आसमान की तरफ उठ गई, जहां से कुछ तेज आवाजें आती हैं और वे देखते हैं कि ऊपर से जापानी फाइटर प्लेन उड़ते हुए आ रहे हैं। अब दोनों को किसी भी तरह उनसे बचना था, क्योंकि अगर एक बार इनकी नजर पड़ गई तो फिर जान बचना नामुमकिन है। इसी डर के चलते माइकल एलिस को उस गुफा की याद दिलाता है जिसे उसने देखा था। अब वही जगह उन्हें इस मुसीबत से बचा सकती थी। इसलिए दोनों जल्दी जल्दी पहाड़ की तरफ भागे और उस गुफा में जाकर छिप गए। कुछ देर बाद जब माइकल ने बाहर झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि दुश्मनों ने पूरे टापू को आग के हवाले कर दिया था। हर तरफ धुआं और जलती हुई लकड़ियां नजर आ रही थीं और वो चर्च भी अब सिर्फ राख बन चुका था। ये देखकर एलिस की आंखें भर आईं और उसने उदास होकर माइकल से कहा कि अब तुम ऐसे इस टापू पर जिंदा नहीं रह पाओगे। तभी वे देखते हैं कि किनारे की ओर से जापानी सैनिक अंदर आते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें शक हो गया है कि कोई यहां छिपा हुआ है। और अगली सुबह जब माइकल की आंख खुली तो उसने बाहर का हाल देखा, जहां अब कुछ भी नहीं बचा था। वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था वो छोटी सी बोट, और वो भी अब पूरी तरह जल चुकी थी। वहीं एलिस अपनी आंखों के सामने उस राख हो चुके चर्च को देख रही।
और रोती रही। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। मगर तभी दोनों की नजर फिर से उस दिशा में जाती है जहां कुछ और सैनिक अंदर दाखिल हो रहे होते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इस वजह से दोनों फिर से डर के मारे गुफा के अंदर ही छिप गए। और तब एलिस ने धीमी आवाज में माइकल से कहा, मैं ऐसा करती हूं, खुद को उन दरिंदों के हवाले कर दूं, शायद तुम बच जाओगे। मगर माइकल उसे वहीं पर रोक देता है और ठहर कर बहुत सीधी बात में उसे समझाता है, खुद को तो तुम एक अकेले आदमी को भी छूने नहीं देती और इतने आदमियों के पास जाना पसंद करती हो। जानती हो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जिन लोगों की सोच औरत की इज्जत से खेलने वाली हो, उनके पास जाकर खुद को सौंप देना मतलब जानबूझकर बर्बादी को गले लगाना है। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम यहीं चुपचाप छिपी रहो और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना, क्योंकि यही रास्ता है हमारे बच निकलने का। अब जैसे जैसे सूरज ढलता है और अंधेरा चारों ओर फैलने लगता है, वैसे ही माइकल चुपचाप समुंदर के किनारे की तरफ गया और वहां जाकर खाने के लिए कुछ मछलियों को पकड़ने की कोशिश की। मगर इतने में सामने से एक जापानी कश्ती गुजरती है, जिसे देखकर उसे जल्दी से नीचे लेटकर छुपना पड़ा। वो कश्ती काफी देर तक उस जगह के आसपास मंडराती रही, क्योंकि वो लोग पूरी रात गश्त लगाने निकले होते हैं और अगर माइकल वहीं से लौटता तो पक्का मारा जाता। इसलिए मजबूरी में वो खुद को काली मिट्टी से लपेटकर दुश्मनों के उस कैंप की तरफ बढ़ा, जहां जाकर वो एक एक करके कुछ खाने पीने की चीजें उठाने लगा। मगर तभी 4-5 सिपाही आकर वहीं पर बैठ जाते हैं, जिससे माइकल को रात भर बिना हिले डुले छुपकर वहीं पूरी रात बितानी पड़ी। अगली सुबह जब एलिस की आंख खुली तो वो देखती है कि माइकल अभी तक लौटा नहीं है और उसका दिल बुरी तरह घबरा उठता है। उधर माइकल बड़ी चालाकी से उन सिपाहियों की नजर से बचते हुए धीरे धीरे काफी सारा सामान समेटता है और जैसे ही सब सैनिक प्रैक्टिस के लिए बाहर निकलते हैं, वो उस कैंप से चुपचाप भाग जाता है। मगर इधर जब एलिस को गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि शायद अब माइकल दुश्मनों के हाथों मारा जा चुका है और इसी सोच के साथ वो बाहर निकालकर एक पत्थर के सहारे सिर टिकाकर सिसकने लगती है। मगर कुछ ही पल बाद माइकल वहां पहुंचता है और गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर उसे जोर जोर से डांटने लगता है कि तुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये इलाका अब बिल्कुल महफूज नहीं रहा। फिर वो उसे भीतर लेकर आ गया और गुफा का दरवाजा इस बार ठीक से बंद कर दिया और उसे सख्त ताकीद की कि अगली बार बिना बताए बाहर मत निकलना। थोड़ी देर बाद वो एलिस को अपना बैग दिखाता है, जिसमें तरह तरह की चीजें भरी होती हैं, जिन्हें वो दुश्मनों के कैंप से चुरा कर लाया था। लेकिन एलिस का चेहरा डरा हुआ था और उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वो कांपती हुई आवाज में माइकल से बोली कि आगे से अगर तू बाहर जाएगा तो मुझे पहले बता देना, वरना मेरा दिल घबराहट में ऐसे ही बार बार तुझे ढूंढने निकलेगा। इस बात को सुनकर माइकल वादा करता है कि अब आगे से कुछ भी करने से पहले तुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगा। फिर एक दिन माइकल चुपचाप दबे पांव उसके लिए एक गुलाब ले आता है और उसे देखकर थोड़ा शरारती लहजे में मुस्कुराकर उसके पास जाता है। मगर बात इतनी सीधी नहीं होती। वो चाहता है कि एलिस उस गुलाब को एक तोहफे की तरह अपने पास रखे। वो उसके हाथ में थमाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये फूल लाया हूं, जो तुमसे बहुत कम खूबसूरत है। मगर एलिस उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देती, बस हल्के से मुस्कुराकर उस फूल को रख लेती है और कुछ नहीं कहती। तभी माइकल धीरे से पूछता है कि क्या तू कभी ये नन वाला रास्ता छोड़ सकती है? तो वो कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जब कोई औरत एक बार नन बन जाती है और फिर वापस उसी दुनियादारी में लौटती है, तो ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता और मरने के बाद उसकी लाश को हमेशा एक अजीब सी तड़प में रखा जाता है, जिससे वो चैन की नींद तक नहीं ले पाती। यहां वो ये भी समझाती है कि जब कोई लड़की नन बनने का इरादा जताती है तो उसे 5 साल का वक्त दिया जाता है, ताकि इन 5 सालों में वो अच्छे से सोच सके कि क्या उसे वाकई इस राह पर चलना है या नहीं। और अभी मेरे उन 5 सालों को पूरा होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। तभी अचानक बाहर से कुछ हलचल की आवाजें आने लगती हैं। जब माइकल दबे पांव बाहर झांकता है तो देखता है कि जापानी सिपाही इस इलाके से पीछे हट रहे हैं, जो कि उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण जैसा है। अब दोनों की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और वो उस खुशी को एक दूसरे की आंखों में देखकर महसूस करते हैं।
जैसे पहली बार उन्हें जिंदगी में खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा हो। तभी माइकल उस माहौल का फायदा उठाकर एलिस से अपने दिल की वो बात कह देता है जो वो बहुत वक्त से अंदर दबा कर रखे था, और कहता है कि जैसे आज सुबह मैंने तुम्हें वो गुलाब दिया, वैसे ही मैं चाहता हूं कि रोज तुम्हें एक गुलाब दूं और उम्र भर तुम्हारी खिदमत करता रहूं। उसकी आंखों में वो सब कुछ साफ नजर आ रहा था जो उसने गुजरे वक्त में झेला था। वो कहता है कि ये वक्त मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है, क्योंकि इसमें मैंने मौत के मुंह से निकलकर 2 रोटी की अहमियत समझी है। अगर तुमने कुछ दिन पहले मेरी हालत देखी होती तो यकीन करना मुश्किल होता कि मैं जिंदा कैसे बचा। पर तुम जानती हो कि जब एक जवान अपने वतन की खातिर सब कुछ छोड़ता है तो वो अकेला बहुत कुछ सह लेता है, बस किसी के साथ की ख्वाहिश बाकी रह जाती है। और मैं चाहता हूं कि तुम अगले महीने जो नन बनने का फैसला करने जा रही हो उसे एक बार फिर सोच लो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो उस रास्ते से मुड़कर इस जिंदगी को अपना सकती हो जिसमें मैं तुम्हारे साथ हर दिन जीना चाहता हूं और तुम्हारे इस गुलाबी बदन को और भी गुलाबी करना चाहता हूं। अब वो धीरे से अपनी उंगलियों की ओर इशारा करती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये चांदी की अंगूठी नजर आ रही है? ये वही है जो हम तब पहनते हैं जब हम जीसस के नाम पर वादा करते हैं कि अब हम नन बनने की राह पर चल चुके हैं, और जब हमारे वो 5 साल पूरे हो जाते हैं तब हम सोने की अंगूठी पहनते हैं जो ये दिखाता है कि अब हम पूरी तरह से उस राह पर समर्पित हो चुके हैं और हमारी जिंदगी सादगी और सेवा के रास्ते पर ही चलती है। इसीलिए मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर माइकल का चेहरा उतर गया और उसका दिल टूटने लगा। वो जाकर उस किनारे पर खड़ा हो गया जहां से समंदर की लहरें टकराकर वापस लौट रही थी। तभी उसके पीछे से एलिस आती है और उससे कहती है, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा तो मैं भी नहीं देख सकती, लेकिन देखो माइकल, मैं मजबूर हूं। अब रात को जब दोनों खाना खा रहे थे तभी माइकल को एक जापानी शराब की बोतल मिल गई जिसे वो खोलकर खुद भी पीने लगा और एलिस को भी देने लगा, लेकिन एलिस उसे देखकर छी कह देती है। पर माइकल हद से ज्यादा पी लेता है और उसके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलने लगी। नशा चढ़ने ही वो उससे पूछता है कि तू नन बनकर क्या करेगी? इससे बेहतर है कि तू मुझसे ब्याह कर ले। और तभी वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा तो एलिस डर के मारे वहां से उठकर बाहर की तरफ भाग गई और उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे पूरी रात किसी तरह बिता देती है। अगली सुबह जब माइकल की नींद खुली तो वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगा और फिर दौड़ते हुए एलिस तक पहुंच गया जहां वो सोती हुई पड़ी मिली। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। ऐसे में वो उसे उठाकर पास की एक गुफा में ले गया ताकि उसे छिपा ले, मगर उस गुफा में ठंड बहुत थी और एलिस को गर्म कपड़ों की जरूरत थी। इसलिए माइकल अपनी जान को खतरे में डालकर दोबारा उस जापानी कैंप तक पहुंचा और वहां से गर्म कपड़े चुराने लगा। तभी एक जापानी जवान ने उसे देख लिया और अब माइकल को मजबूरी में उसे मारना पड़ा। फिर उसकी लाश को छिपाकर किनारे के पास दफना दिया। इसके बाद वो गर्म कपड़े लेकर वापस आया और एलिस को पहना दिए। जब उसे होश आया तो वह खुद को ऐसी हालत में देखकर चौंक गई और सोचने लगी कि उसके कपड़े किसने बदले। तब वो अपने पास बैठे माइकल को देखती है जो उसे बताता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उसने उसके कपड़े बदले और साथ ही उससे माफी भी मांगी क्योंकि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। और एलिस भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि मैं वहां से इसलिए नहीं भागी क्योंकि मुझे डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि कल रात जो बातें तुमने कही थीं वो मैं सुन ही नहीं सकती थी, इसलिए मैं चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी तो माइकल ने कहा कि मैंने गलत सोचा था, वो लोग फिर से लौट आए हैं। एलिस बोली, शायद खुदा को यह मंजूर नहीं कि मैं नन बनूं, या फिर हो सकता है कि खुदा यही चाहता हूं कि हम दोनों उनके पास चले जाएं। अब लगता है हमारा काम पूरा हो गया है। लेकिन माइकल उसकी इन बातों को नहीं मानता और बाहर जाकर देखता है कि पूरे टापू के चारों ओर आग लगी हुई है। उन सिपाहियों को अपने साथी की लाश मिल गई थी और अब वे हर हाल में उसके कातिल को ढूंढ रहे थे। ये बात जब माइकल एलिस को बताता है तो वो घबरा जाती है और दुआ मांगना शुरू कर देती है। लेकिन माइकल फैसला करता है कि वो खुद जाकर उन सिपाहियों के हवाले हो जाएगा ताकि एलिस की जान बच जाए, मगर एलिस उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और साफ हो जाता है कि उन्होंने गुफा को ढूंढ लिया है।
बाहर से आवाज आती है कि जो भी अंदर है वो बाहर आ जाए, वरना हम इस गुफा को उड़ा देंगे। माइकल के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाता है और अपनी मौत को कबूल कर लेता है। उधर एलिस भी आंखें बंद करके दुआ करने लगती है। दोनों को लगता है कि अब बस आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन तभी बाहर बम फटने की आवाजें आने लगती हैं और हर कोई चिल्लाने लगता है। माइकल समझ जाता है कि अपने सिपाही पहुंच चुके हैं और जापानी भाग रहे हैं, मगर ये बम हर तरफ गिर रहे हैं, इसलिए बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में माइकल कहता है कि हमें अभी यहीं रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। कुछ वक्त गुजरा और तभी माइकल के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने फौरन उठकर कहा कि अगर अपने सिपाही यहां आए हैं तो मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। माइकल भी सिपाहियों के साथ मिलकर मुकाबला करता है। इस दौरान माइकल को चोट भी लगती है, लेकिन उसने कई सैनिकों की जान बचा ली थी। कुछ देर बाद माहौल शांत हो जाता है और एलिस उसके साथ बाहर आती है, जहां वो उसका इलाज करती है, पट्टी करती है। तब माइकल कहता है, एलिस अब भी सोच लो, मेरी सांसें तुम्हारे अंदर अटक रही है, क्या तुम नन बनकर ही रहोगी? एलिस ने कहा, देखो माइकल, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैंने ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। मेरी जिंदगी का फैसला तुम ही कर दो। एलिस ने कहा, सुनो माइकल, देखो मैं किसी काम और किसी मकसद के लिए निकली थी। मैं चाहती हूं मेरे दिल में सिर्फ खुदा की मोहब्बत हो और खुदा मुझे अपना बना ले और मैं खुदा की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारूं। लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम जो कह दोगे मैं वो कर लूंगी। तुम क्या चाहते हो, मैं इस खुदा के रास्ते को छोड़ दूं और एक तुम्हारी बन जाऊं, या फिर मैं एक खुदा की इबादत करती रहूं जिसका मैं अहद कर चुकी हूं? माइकल उससे बड़े अफसोस के साथ टूटे दिल से कहता है, शायद तुम्हारा रास्ता ही सही है, क्योंकि शायद अब हमारी जुदाई करीब है, शायद हम इसके बाद कभी ना मिलें, ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। तो एलिस कहती है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के पास रखूंगी, क्योंकि तुमने मुझे इन दिनों में फिर से जीना सिखाया है। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हों। अब दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माइकल उसे गले लगाने के लिए बाहें खोलता है, लेकिन एलिस उसके सामने हाथ जोड़ लेती है। तभी अपने फौजी वहां पहुंच जाते हैं और फिर माइकल को स्ट्रेचर पर चढ़ा दिया जाता है और उसके पीछे पीछे एलिस भी चलती है। दोनों अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिल में हमेशा एक खूबसूरत याद बनकर जिंदा छोड़ गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि खुदा को पाने के सामने कोई चीज अहम नहीं होती। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।